हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब जावेद अपने क्लास द कोर द कंसेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने इग्नियस रॉक को ख़त्म किया है, तो उसके बाद अब हमारे लिए दो रॉक्स जो हैं यानी सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनको पढ़ना है। आज के क्लास के अंतर्गत हम इन दोनों टॉपिकों को कवर करेंगे। यानी चट्टान के 3 प्रकार जो हम पढ़ रहे थे, उसमें इग्नियस रॉक को हमने पूरा पढ़ लिया है। अब जो है सेडिमेंट्री रॉक्स और उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स के निर्माण के लिए क्या जिम्मेदार है या कौन सी चीज़ उत्तरदायी है। तो इसके लिए सबसे उत्तरदायी चीज़ जो है या कंसेप्ट जो है या जो प्रक्रिया है वो अन्नच्छादन की प्रक्रिया है, डेन्यूडेशन की प्रक्रिया है। चूँकि सेडिमेंट्री रॉक्स को पढ़ने में हमें यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हमने डेन्यूडेशन प्रोसेस जो है काफ़ी विस्तार से 2 क्लास के अंतर्गत पढ़ा है। तो हमें पता है कि डेन्यूडेशन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो डेन्यूडेशन से रिलेटेड जो 2 क्लासेस है उसको देख लें, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स को पढ़ें। तो डेन्यूडेशन के अंतर्गत या सेडिमेंट्री रॉक्स के निर्माण के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि 4 फेज हैं। फर्स्ट फेज, चारों फेज को हम देखेंगे, बारी बारी से हम उसको देखते हैं। सेकेंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज। 4 प्रोसेस के अंतर्गत, 4 प्रक्रियाओं के अंतर्गत, 4 फेज के अंतर्गत या 4 चरण के अंतर्गत इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसके अंतर्गत सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। चूँकि हमको पता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण डेन्यूडेशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। फर्स्ट फेज में देखते हैं कि चट्टान जो है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक बस फ्रेम बना रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के निर्माण के लिए। वही सारा प्रोसेस होगा जो हमने डेन्यूडेशन में पिछले क्लास में पढ़ा था, लेकिन यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स भी पढ़ना जरूरी है। तो इसके नज़रिए से एक बार देखते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट फेज में चट्टान जो है क्या होता है, अपक्षयन की प्रक्रिया द्वारा। चट्टान में क्या होता है, अपक्षयन की प्रक्रिया होती है। अपक्षयन में क्या होता है, हमको पता है कि विघटन और वियोजन की प्रक्रिया होती है। यानी कि चट्टान टूटते हैं, बिखरते हैं। विघटन और वियोजन से चट्टान जो है असंगठित हो जाते हैं, और असंगठित होने के बाद ये अवसादों का निर्माण करता है, अवसाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ये चरण है इसका, जो हम डेन्यूडेशन में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे हम सेडिमेंट्री रॉक्स को समझने के लिए इसको देखते हैं। फर्स्ट फेज में क्या होता है, डेन्यूडेशन प्रोसेस में चट्टान जो है अपक्षयन की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें विघटन और वियोजन से संबंधित प्रक्रिया होती है। अपक्षयन के अंतर्गत होता क्या है, चट्टान असंगठित हो जाता है, टूट जाता है, कमजोर हो जाता है और अंततः अवसाद में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स के निर्माण के प्रथम चरण के अंतर्गत हम इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर हम देखें कि अवसाद में परिवर्तित होता है, ये चीज़ आपको क्लियर है। जैसे हमने डेन्यूडेशन के अंतर्गत देखा था कि अवसाद का निर्माण कैसे होता है। जैसे एक बड़ा चट्टान या पहाड़ टूटकर क्या होता है, छोटे चट्टान में परिवर्तित हो जाता है, तो ये कहलाता है बाउल्डर। और बाउल्डर से जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, जो चट्टान बनता है या जो चट्टान कहलाता है, वो कहलाएगा बाउल्डर स्टोन। फिर हम देखते हैं कि अपक्षयन की प्रक्रिया के द्वारा बाउल्डर जो है ग्रेव बजरी में परिवर्तित हो जाता है, और बजरी जो है ये कहलाता है ग्रेव स्टोन। बजरी जो है सैंड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि अपक्षयन की प्रक्रिया के द्वारा, वेदरिंग द्वारा सैंड में, बाद में ये कहलाता है सैंड स्टोन।
यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार का चट्टान हो, अगर उसमें टूट फूट हो रहा है और असंगठित होकर उसका निर्माण हो रहा है, असंगठित हो जा रहा है, कमजोर होकर टूट फूट जा रहा है, चाहे कोई भी चट्टान हो, तो उससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, तो ये स्टोन का निर्माण हो रहा है यहाँ पे अवसादों से। अवसाद टूट गए, बाउल्डर में परिवर्तित हुए, बाउल्डर का वेदरिंग हुआ, ग्रेव में परिवर्तन हुआ, ग्रेव स्टोन कहलाएगा। सैंड है, ग्रेव जो है वेदरिंग के प्रोसेस द्वारा सैंड बनेगा, फिर ये सैंड स्टोन कहलाएगा, फिर ये सिल्ट में परिवर्तित हो जाएगा और सिल्ट स्टोन कहलाएगा। तो यहाँ तक हम अवसादी चट्टान को देखें फर्स्ट फेज। अब सेकेंड फेज में हम देखते हैं इसको। सेकेंड फेज के अंतर्गत क्या होता है, डेन्यूडेशन के प्रोसेस में सेकेंड फेज में जो होता है अपर्दन के कारकों द्वारा, कारक क्या है, कारक हो सकते हैं पवन, नदी, हिमनद और समुद्री तरंग, यानी इनके द्वारा, अपर्दन के कारकों द्वारा। अपर्दन के कारक क्या है, पवन, नदी, हिमनद, समुद्री तरंग। इनके द्वारा होता क्या है, अवसादों का स्थानांतरण होता है, अवसादों का स्थानांतरण होता है। क्लियर है। सेकेंड फेज अवसादों का स्थानांतरण होगा। स्थानांतर के समय भी विघटन और वियोजन से संबंधित प्रक्रिया होती है, विघटन और वियोजन से। इस समय भी चट्टान विखंडित होते हैं। तो ये सेकेंड फेज है सेडिमेंट्री रॉक्स के निर्माण के अंतर्गत। पहला जो है चट्टान टूटकर अपक्षयित होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाते हैं और बाद में ये अवसादी चट्टान कहलाते हैं। दूसरा चीज़ है जो सेकेंड फेज जो है अपर्दन के कारकों के द्वारा इनका स्थानांतरण होता है, एक जगह से ये दूसरे जगह भेजे जाते हैं, ठीक है। और तीसरे फेज में क्या होता है, इन अवसादों का जिनका स्थानांतरण हुआ होता है, अवसादों का निक्षेपण होता है, यानी कि डिपॉजिट होता है, कहीं ना कहीं ले जाकर उसको डिपॉजिट किया जाता है, निक्षेपित किया जाता है। और इस निक्षेपण के कारण कई परतों का निर्माण होता है, कई परतों का निर्माण होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, अवसादों का निक्षेपण हुआ, ये बड़े पत्थर हैं, इनका इस तरह से अवसाद निक्षेपित हो रहा है और ये लेयर का निर्माण कर रहा है। सपोज दैट इस तरीके से अवसादों का या सेडिमेंट का निक्षेपण हुआ और अंततः जो होता है अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया जो है अवसादी चट्टान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया जो है लिथिफिकेशन कहलाती है, लिथिफिकेशन कहलाती है। अवसादी चट्टान का निर्माण का जो ये पूरी प्रक्रिया है उसको हम लिथिफिकेशन कहते हैं। एक बार हम इसको फिर से दोहराते हैं, क्लियर करते हैं कि अवसादी चट्टान जो है, अवसादी चट्टान से निर्माण के पहले ये कई प्रक्रियाओं से गुजरती है। असल में वास्तव में अवसादी चट्टान का निर्माण डेन्यूडेशन की प्रोसेस द्वारा होता है, जिसमें पहला प्रोसेस के अंतर्गत जो होता है चट्टान अपक्षयन की प्रक्रिया के द्वारा, वेदरिंग के द्वारा टूटकर कमजोर होकर विखंडित हो जाते हैं। और ये जो विखंडित चीज़ है, जो पदार्थ है, जो चीज़ है, टुकड़ा जो है, ये अवसाद कहलाता है। और इन अवसादों का अपर्दन के कारकों के द्वारा स्थानांतरण होता है, गति होता है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। जब अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उनका निक्षेपण होता है, उनको डिपॉजिट करना होता है किसी स्थान पे। और ये डिपॉजिट वाला प्रोसेस कई लेयरों तक होता है, कई परतों तक होता है। और अंततः अवसादों के परतों के निर्माण के बाद अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जो लिथिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा संभव हो पाता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है
कि जब अवसादों का निक्षेपण हो रहा होता है, जब सेडिमेंट का डिपॉजिट हो रहा होता है, सेडिमेंट का परतों का निर्माण हो रहा होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं इस प्रक्रिया के अंतर्गत। तो जब परतों का निर्माण हो रहा था उस समय वनस्पति या जीव जंतुओं के अवशेषों का भी निक्षेपण होता है इन लेयरों में। हो सकता है कई सारे लेयरों में वनस्पति या जीव जंतुओं का जो अवशेष है उनका निक्षेपण होता हो, यानी कि जीवाश्म का निक्षेपण होता है। हम कह सकते हैं कि अवसादी चट्टानों के परतों में फॉसिल्स जीवाश्म पाए जाते हैं। और जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं। और ये जो फॉसिल्स हैं, ये जो जीवाश्म है, ये जो जीवाश्म है, ये ईंधन के रूप में या एनर्जी के रूप में हमें सोर्स उपलब्ध कराते हैं। जैसे ये पेट्रोलियम गैस, कोयला या नेचुरल गैस से रिलेटेड है। पेट्रोलियम के से रिलेटेड चीज़ें हमें मिलती हैं, या नेचुरल गैस मिलती है, या कोयला मिलता है, या जीवाश्म ईंधन की हमें प्राप्ति होती है। अंततः हम कह सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स में जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होती है, या जीवाश्म ईंधन के नज़रिए से जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है इनका ज़्यादा महत्व होता है या ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो तीसरे लेयर में जो है जीवाश्म का या फॉसिल्स का निक्षेपण होता है, जिससे जीवाश्म ईंधन का निर्माण हो पाता है। लिथिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत दो चीज़ शामिल होता है, एक कंपैक्शन और दूसरा सीमेंटेशन। पहला कहलाता है कंपैक्शन और दूसरा सीमेंटेशन। जब ये दोनों प्रक्रिया मिलकर ही लिथिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करती हैं और अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। जब इन अवसादों का निक्षेपण हो रहा होता है, जब ये अवसाद निक्षेपित हो रहे होते हैं, किसी स्थान पर इनके परतों का निर्माण हो रहा होता है, जैसे सपोज दैट इन परतों का लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर हो गया, इसके बाद दूसरे लेयर का निर्माण हुआ, फिर तीसरे लेयर। तो इस तरीके से कई परतों का एक दूसरे के ऊपर निर्माण होता है या निक्षेपण होता है। जब ऊपरी परतों के द्वारा निचली परतों पर दबाव लगता है, कंपैक्शन लगता है, तो ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं, एक दूसरे का ऐसे इस प्रोसेस के द्वारा एक दूसरे के नज़दीक आ जाती है कंपैक्शन के द्वारा। या हम कहें कि प्रेशर के द्वारा, ऊपरी परतों द्वारा लगने वाले दबाव के कारण इनमें कंपैक्शन होता है, कंपैक्ट होता है, कंप्रेस होता है और ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं। और सीमेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा ये चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और एक नए प्रकार के स्टोन, नए प्रकार के चट्टान का निर्माण करती है, जो अवसादी चट्टान कहलाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि डेन्यूडेशन के द्वारा ही अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। सेम वही प्रोसेस है जो डेन्यूडेशन के अंतर्गत होता है। जो चीज़ टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वही चीज़ अवसाद कहलाते हैं। और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं अवसादे के निक्षेपण के द्वारा जब उनका कई परतों में निर्माण होता है और लाखों हजारों वर्षों के एक प्रक्रिया के द्वारा अंततः अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो अब हम यहाँ पे अवसादी चट्टान से रिलेटेड जो भी प्रोसेस था उसको देखते हैं कि अवसादी चट्टान के क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, क्या महत्व है। कुछ महत्व देख लेते हैं इनके महत्व। अवसादी चट्टान से निर्मित जो क्षेत्र है, क्षेत्र में क्या होता है, कृषि के लिए जो क्षेत्र कृषि के व्यू से काफ़ी उपजाऊ होते हैं, अवसादों से ही इनका निर्माण हुआ होता है। यह अवसाद प्रक्रिया के द्वारा ही मैदान का निर्माण हुआ है और उसी मैदान के निर्माण के अंतर्गत ही जो जलोढ़ मृदा बाढ़ के द्वारा मैदानी क्षेत्र में आती हैं और भूमि को अधिक उपजाऊ बनाती हैं। तो ये सब प्रोसेस हो पाता है अवसाद के कारण ही।
अवसादों के निक्षेपण के कारण ही। दूसरे स्तर पे हम देख सकते हैं कि कई प्रकार के पत्थरों का निर्माण होता है। जैसे कई प्रकार के पत्थर के भी निर्माण होता है अवसादी चट्टान में। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। अब हम चट्टान के तीसरे प्रकार यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स, कयांत्रित या रूपांतरित चट्टान को पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि ये अब चट्टान के अंतर्गत अंतिम और तीसरा पार्ट है, यानी चट्टान का तीसरा प्रकार है। उससे भी पहले कुछ ज़रूरी बात है जो मैं प्रीवियस क्लास में भी बताते आ रहा हूँ और इस क्लास में भी बता दूँ, क्योंकि क्लास की शुरुआत है अभी। चूँकि शुरुआती 4 से 5 क्लास के अंतर्गत जब मैंने यह क्लास स्टार्ट किया था तो यह तय किया था कि CGL 2021 को ध्यान में रखकर ज्योग्राफी पढ़ाया जाए, या आने वाले जो भी GS के विषय होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, उसको भी उसके नज़रिए से पढ़ाया जाए। लेकिन कुछ तकनीकी ख़राब आने के कारण, तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण ये रुक गया या लेट हो गया या नहीं हो सका। उसके बाद मैंने तय किया कि जो अब क्लासेस होंगी वो GS की सामान्य क्लासेस होंगी, जिसके अंतर्गत UPSC, PT और मेंस से लेकर SSC, रेलवे और स्टेट PCS तक सिलेबस को कवर किया जाएगा। यहाँ तक कि ये UPSC, PT, GS, UPSC, GS के PT और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्टेट PCS के अंतर्गत भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी स्टेट PCS, चाहे वो BPSC हो, UP PCS हो या MP PCS हो या किसी भी अदर स्टेट का PCS एग्ज़ाम हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके लिए 100% तो नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टेट से रिलेटेड जब PCS का एग्ज़ाम होता है तो उसके अंतर्गत उस स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। PT और मेंस में 30%, 35%, 25% जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन जो कॉमन GS है, जो किसी भी स्टेट PCS में पूछे जाते हैं, उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब आप एक बार BPSC या UPSC या स्टेट PCS के लिए आप GS को कवर करते हैं या पढ़ते हैं, तो आपके लिए SSC या रेलवे से रिलेटेड या अन्य किसी भी सरकारी नौकरी के लिए GS का जो पार्ट है, GS का जो भाग है, वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो एक चीज़ ये थी कि ये GS जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो है स्टेट PCS और UPSC के लिए है। दूसरा जो ये चीज़ मुझे बताना था कि ये जो क्लास है ये कंसेप्ट पर आधारित है। मेरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है कि कंसेप्ट बिल्ड किया जाए। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिले, तो इस 35 से 30 मिनट या 40 मिनट के क्लास में आपको इन्फॉर्मेशन पर्याप्त मिल जाता है जितना आपको लोअर एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए, लेकिन हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको कंसेप्ट चाहिए। तो यहाँ से मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से कंसेप्ट बिल्ड करूँ, और कंसेप्ट ही किसी भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपसे पूछता है, चाहे PT हो या मेंस हो। तो ये चीज़ें बतानी थी। अब हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। हम पिछले 2 क्लास या 3 क्लास के अंतर्गत हम जो देख रहे थे, चट्टान पढ़ रहे थे। चट्टान के अंतर्गत हमने इग्नियस को काफ़ी विस्तार से पढ़ा। सेडिमेंट्री रॉक्स को भी हम काफ़ी विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन जो डेन्यूडेशन प्रोसेस था उसको हमने पहले ही पढ़ लिया था प्रीवियस 2 क्लास में, इसलिए इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अगर हम डेन्यूडेशन पढ़ते तो शायद 2 क्लास और लग जाता सेडिमेंट्री रॉक्स को पढ़ने के लिए। लेकिन अब जो ये क्लास है, ये अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स या कयांत्रित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, उसके निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे, वो कैसे उनका निर्माण होता है। फर्स्ट में हमने देखा इग्नियस रॉक के अंतर्गत कि वोल्केनिज्म के द्वारा, यानी कि ज्वालामुखीयता के द्वारा निर्माण हो रहा है इग्नियस रॉक का। दूसरे में देखा डेन्यूडेशन के प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। और यहाँ पे यानी मेटामॉर्फिक रॉक में कौन से सिचुएशंस ज़्यादा जिम्मेदार हैं इनके निर्माण के लिए, तो हम कह सकते हैं कि इसके निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, पहला है एक्सट्रीम टेम्परेचर, अत्यधिक तापमान, और दूसरा जो है अत्यधिक
एक्सट्रीम प्रेशर, दोनों चीज जिम्मेदार हैं। एक्सट्रीम प्रेशर, अत्यधिक दाब, हम इसको समझते हैं, पहले लिख लेते हैं जो जो चीज़ जिम्मेदार है, उसके बाद इसका परिभाषा देखते हैं कि आखिर इसका निर्माण कैसे होता है। अत्यधिक दाब, दो चीज़ें इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी प्रकार का चट्टान हो, जैसे हम देख रहे थे कि किसी भी प्रकार का चट्टान हो, जब उनका विघटन और वियोजन होता है, उनका अपक्षयन होता है, उनका वेदरिंग होता है, जब वो टूट कर कमज़ोर होकर विघटित हो जाते हैं, अवसादों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। यानी अवसादी चट्टान का निर्माण मेटामॉर्फिक रॉक से भी हो सकता है, इग्नियस रॉक से भी हो सकता है। उसके लिए जो प्रोसेस है वो डेन्यूडेशन का प्रोसेस है, और डेन्यूडेशन के प्रोसेस के अंतर्गत आपको अपक्षयन की प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। तो उस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। सेम वही चीज़ है, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी किसी भी प्रकार का चट्टान हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक से क्यों ना हो या इग्नियस रॉक से क्यों ना हो, उसके निर्माण के लिए, यानी कयांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान के निर्माण के लिए सबसे ज़रूरी है कि या तो एक्सट्रीम टेम्परेचर हो या एक्सट्रीम प्रेशर हो, अत्यधिक दाब या अत्यधिक तापमान, या दोनों। अत्यधिक ताप से भी किसी भी चीज़ में या किसी भी चट्टान में परिवर्तन हो सकता है, वो मेटामॉर्फिक्स में परिवर्तित हो सकते हैं, या एक्सट्रीम प्रेशर के द्वारा भी चेंजिंग आ सकता है चट्टान में, और वो अंततः किसी भी चट्टान से कयांतरित चट्टान में रूपांतरित हो सकता है, या ये दोनों एक साथ घटित हो सकता है। टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा हो, एक्सट्रीम हो, और प्रेशर भी एक्सट्रीम हो। इसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी है जो प्रोसेस में शामिल होता है, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। पहला जो है, इन एब्सेंस ऑफ वेदरिंग, इन एब्सेंस ऑफ वेदरिंग, यानी कि सीधा विघटन की अनुपस्थिति में, जब विघटन नहीं हो रहा हो तब अत्यधिक तापमान और दबाव के प्रभाव में जो है कयांतरित चट्टान का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं विघटन की अनुपस्थिति में अत्यधिक तापमान और या अत्यधिक दाब के कारण किसी भी चट्टान के रासायनिक संरचना या भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन के कारण ही मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। इसका परिणाम क्या होता है? जब ये चीज़ होता है तो इसका परिणाम क्या होता है? यानी कि कोई भी चट्टान हो, चट्टान में परिवर्तन क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंतर्गत, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत देख रहे थे, उसकी रासायनिक संरचना और संगठन में उस वक्त जब अवसाद में परिवर्तन हो रहा था तब उनमें उसका कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है इसकी रासायनिक संरचना और भौतिक विशेषता दोनों में परिवर्तन आता है। उसका केमिकल कंपोजिशन कुछ भी हो, जब अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दाब दोनों के कारण होता क्या है, चाहे इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक्स हो, जब इनमें टेम्परेचर और प्रेशर लगता है, या तो साथ में लगे या अलग अलग लगे, तब इनके रासायनिक संरचना के साथ साथ इनकी भौतिक विशेषताओं में भी परिवर्तन आ जाती है। फिजिकल फॉर्म भी इनका चेंज हो जाता है। केमिकल कंपोजिशन के साथ साथ फिजिकल फॉर्म भी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से कयांतरित चट्टान का निर्माण होता है। एक बार हम इसको फिर से एक लैंग्वेज में, एक परिभाषा के अंतर्गत देखते हैं कि विघटन की अनुपस्थिति में अत्यधिक तापमान या अत्यधिक दाब के कारण किसी भी चट्टान के रासायनिक संरचना या उसकी भौतिक विशेषता में होने वाली परिवर्तन को ही, या उसके विशेषताओं में परिवर्तन के कारण कयांतरित चट्टान का निर्माण होता है या मेटामॉर्फिक्स चट्टान का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि कैसे निर्माण होता है, किन चट्टानों का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेनाइट जो है क्या है, इग्नियस रॉक है। जब इस पे अत्यधिक दाब या ताप के कारण ये चेंज होता है तो ये नीस में परिवर्तित हो जाता है।
जब यह कयांतरित होता है, ग्रेनाइट चट्टान जब के कयांतरण के कारण ये नीस में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा बसाल्ट। बसाल्ट चट्टान क्या है? यह भी इग्नियस रॉक है। कैसा इग्नियस रॉक है? तो बसाल्ट जो है क्षारीय या बेसिक इग्नियस रॉक है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इसके बारे में, याद होना चाहिए आपको। ग्रेनाइट कैसा इग्नियस रॉक है? ग्रेनाइट जो है सिल्सिक या एसिडिक इग्नियस रॉक है। तो बसाल्ट जो है क्या होता है? ग्रीन स्टोन में चेंज हो जाता है जब इनका कयांतरण होता है या रूपांतरण होता है, तो बसाल्ट ग्रीन स्टोन में चेंज हो जाता है। सैंडस्टोन जो अवसाद है, हम देख रहे थे कि सैंड जो है सैंडस्टोन में चेंज हो जाता है, अवसाद का निर्माण करता है। अवसादी चट्टान है ये। इसका क्या होता है? ये क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। जब इसका रूपांतरण होता है तो ये क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक्स है। ये किस में चेंज होता है? तो इसका मार्बल का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ हम देख रहे थे कि जब किसी चट्टान का रूपांतरण या कायांतरण होता है या मेटामॉर्फिक्स रॉक्स में वो बदलता है, तो उसके केमिकल कंपोजिशन के साथ साथ उसके फिजिकल फॉर्म में भी चेंज आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने में, अब ग्रेनाइट से नीस में परिवर्तन हो गया, बसाल्ट से ग्रीन स्टोन में, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट में, और लाइमस्टोन से मार्बल में। यानी कि अब उसकी फिजिकल जो फॉर्म है वो भी चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। अब लाइमस्टोन की रिलेटेड विशेषताएं जो है मार्बल में देखने को नहीं मिलेगी। सैंडस्टोन से रिलेटेड जो विशेषताएं हैं वो क्वार्टजाइट में नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ देखते हैं सेल किस में चेंज हो जाता है? तो सिस्ट में। सेल जो है सिस्ट में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोई भी चट्टान हो, वो अवसादी चट्टान भी हो सकता है या इग्नियस चट्टान भी हो सकता है, जब इनका कयांतरण या रूपांतरण होता है, और ये कयांतरण और रूपांतरण अत्यधिक तापमान या अत्यधिक दाब के कारण होता है। और ऐसा होने की प्रक्रिया में जब उस चट्टान में परिवर्तन आता है तो न केवल उसके केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन आता है, बल्कि उसके फिजिकल फॉर्म भी चेंज हो जाते हैं। तो असल में मेटामॉर्फिक्स रॉक्स के अंतर्गत उसके चेंज होने की प्रक्रिया और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बार पूरे रॉक साइकिल को हम देखते हैं कि रॉक साइकिल हम देख रहे हैं, प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा था या अभी भी देख रहे हैं कि कोई भी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स हो या इग्नियस रॉक हो, वो मेटामॉर्फिक्स रॉक्स में चेंज हो सकता है। मेटामॉर्फिक्स रॉक्स हो या इग्नियस रॉक हो, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो सकता है। यानी कि कोई भी चट्टान हो, तीनों चट्टान में से दो चट्टान हो सकता है कि चेंज होकर एक चट्टान का निर्माण करे। हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक्स रॉक्स अत्यधिक तापमान यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण उसका मेल्टिंग हो जाए, उस पिघल जाए और लावा में परिवर्तित हो जाए, और लावा में परिवर्तन होने के बाद कहीं ना कहीं इग्नियस रॉक का निर्माण करें। तो उसको एक बार हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, आप भी समझ पाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा चट्टान के अंतर्गत कि एक चट्टान जो है दूसरे चट्टान में कैसे परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसमें पहला, अगर आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक, अगर इसको अवसादी चट्टान में परिवर्तित होना हो, अवसादी चट्टान में परिवर्तित होना हो तो कौन सा प्रोसेस शामिल होगा? आप सबको पता है, आग्नेय चट्टान यदि अवसादी चट्टान में परिवर्तित होना हो तो इसमें जो प्रोसेस शामिल होता है वो कहलाता है डेन्यूडेशन, अन्नच्छादन, डेन्यूडेशन। आग्नेय चट्टान डेन्यूडेशन के प्रोसेस के द्वारा अवसादी चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बोलते हैं कयांत्रित चट्टान, कयांत्रित
चट्टान, अगर ये चट्टान कयांत्रित चट्टान को अवसादी चट्टान में परिवर्तित होना हो तो कौन से प्रोसेस शामिल होगा? तो अवसादी चट्टान के लिए हमको पता है कि इसके अंतर्गत डेन्यूडेशन वाला प्रोसेस ही चलेगा, अन्नच्छादन की प्रक्रिया ही चलेगी। यानी अवसादी चट्टान के निर्माण के लिए चाहे आग्नेय चट्टान हो चाहे कयांत्रित चट्टान हो, डेन्यूडेशन के प्रोसेस के द्वारा अवसादी चट्टान का निर्माण होगा। ये एक प्रोसेस हो गया। यदि आग्नेय चट्टान से कयांत्रिक चट्टान का निर्माण होना हो तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस शामिल होगा? हम ये पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े हैं। तो आग्नेय चट्टान से अगर कयांत्रिक चट्टान का निर्माण करना हो, सबको अंदर लिख रहे हैं, जो फर्स्ट वाला है इसको अंदर लिखें, इसको अंदर लिखें, इसको अंदर लिखें, नेक्स्ट वाले को हम बाहर लिखेंगे। तो आग्नेय चट्टान से यदि कयांत्रिक चट्टान में चेंज होना हो तो इसके लिए चाहिए या तो टेम्परेचर ज़्यादा हो या प्रेशर ज़्यादा हो, दोनों चीज़ का होना आवश्यक है। एक चीज़ हो गया, ये एक तरफ से हो गया। अवसादी हम देख रहे हैं कयांत्रिक चट्टान से अवसादी चट्टान का निर्माण हो रहा है, लेकिन यदि अवसादी चट्टान से कयांत्रिक चट्टान का निर्माण करना हो तो कौन सा प्रोसेस शामिल होगा? या आग्नेय चट्टान से या कयांत्रिक, खैर इसको देख लेते हैं पहले। अवसादी चट्टान से कयांत्रिक चट्टान के लिए तो इसके लिए भी क्या चाहिए? टेम्परेचर ज़्यादा हो या प्रेशर ज़्यादा हो, दो चीज़ें हो गई। कयांत्रिक से अवसादी चट्टान के निर्माण के लिए डेन्यूडेशन, और अवसादी चट्टान से कयांत्रिक चट्टान के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर या प्रेशर ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ से हम देखते हैं इसको प्रोसेस। आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान के लिए डेन्यूडेशन के प्रोसेस, या अगर हमको देखना है अवसादी चट्टान से आग्नेय चट्टान का निर्माण करना हो तो क्या होगा? तो हम लावा निर्माण के लिए जो पहला क्राइटेरिया, जो पहला शर्त पढ़े थे, वो चीज़ यहाँ पे जिम्मेदार होगी। लावा निर्माण के लिए पहला प्रोसेस क्या था या कौन सा शर्त जिम्मेदार था? पहला तो टेम्परेचर इंक्रीज करे और दूसरा प्रेशर में कमी आए। प्रेशर में कमी आने का सीधा मतलब है कि गलनांक उसका कम होगा, और जब गलनांक कम होगा तो कोई भी चट्टान या कोई भी चीज़ हो उसका पिघलना आसान हो जाएगा। ये हो गया। यदि कयांत्रिक चट्टान से आग्नेय चट्टान का निर्माण करना हो तो भी क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेशर जो होगा कम होगा। तो ये एक साइकिल है। किसी भी चट्टान से किसी भी चट्टान का निर्माण हो सकता है। तीन प्रकार के चट्टान हैं, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक्स है और मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ये तीनों चट्टान में से कोई भी दो चट्टान जो है एक चट्टान का निर्माण कर सकते हैं। इग्नियस रॉक मिल के इग्नियस सेडिमेंट्री के मेटामॉर्फिक का निर्माण कर सकते हैं। तो इस रॉक साइकिल, इसको हम बोलते हैं, लिख देते हैं जरूरी रहेगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये कहलाता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल, ठीक है। चट्टान चक्र, ये चट्टान चक्र अच्छा नहीं लगता है, इसको हम रहने देते हैं, रॉक साइकिल ही कहते हैं। ये प्रोसेस जो है रॉक साइकिल कहलाएगा। तो अब तक जो हमने क्लास किया है, यहाँ तक चट्टान जो हम पढ़ रहे थे, चट्टान का तीनों पार्ट आज जाकर पूरा हुआ। लगभग 4 या 5 क्लास चट्टान हम पढ़े हैं। काफ़ी विस्तार से हमने चट्टान पढ़ा है, क्योंकि कंसेप्ट को समझना ज़रूरी था। हो सकता है एक दिन में भी चट्टान पढ़ा जा सकता है, 30 मिनट के अंतर्गत चट्टान को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन चूँकि हम किसी हायर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए कि आपको इसकी बारीकियाँ पता हो, इसके विशेषताएं पता हो, इसका कंसेप्ट पता हो, आपको समझ हो कि आखिर कोई चीज़ हो रही है तो उसका कारण क्या हो सकता है, सिर्फ याद करने वाली बात ना हो। तो आज का क्लास इतना ही रहा। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज तक जो हम प्रीवियस क्लास के अंतर्गत पढ़ते आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसी के लिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने के लिए ही हम चट्टान को पढ़ रहे थे।
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने के लिए ही हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने के लिए ही हम इन चीज़ों को पढ़ रहे थे, क्योंकि एग्जाम्स में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चट्टान से भी पूछे जाते हैं, तीनों प्रकार के चट्टान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भूकंपीय तरंग से चट्टान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि मैंने जो यहाँ पे कोशिश किया है कि किसी भी चीज़ को पढ़ाया जाए तो एक क्रम में पढ़ाया जाए, ताकि आने वाला जो क्लास हो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो, उसको समझना आसान हो। क्योंकि पढ़ना सारे टॉपिक्स को है, हम पढ़ सारे टॉपिक्स रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं कि आने वाला जो टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक से जुड़ा हो, ताकि उसको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी स्टार्ट करेंगे।